हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे इस चीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे यार, स्टीरियो आइसोमर्स जब भी बोला जा रहा है इसका मतलब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों की बात कर रहे हैं। समझे? जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने बोला जाए इसका मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों का सम बताना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाए तो याद रखना ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स दोनों आता है। तो आप लोग इस चीज को नोट करके लिखना हो तो लिख सकते हो। ऑप्टिकल आइसोमर्स यदि कभी भी कैलकुलेट करने बोला जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म OI लिखे तो ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों फॉर्म आ जाते हैं, तब जाकर हमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो इससे पहले भी तुम लोगों को बताया हूं, यदि मान लो किसी मॉलिक्यूल का कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई एक मॉलिक्यूल का एक हमें फॉर्म गिवन है और वो फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या उसका हम ऑप्टिकल आइसोमर्स 1 बोल देंगे आंसर। तो याद रखना यार, यदि कोई फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स में काउंट तभी होगा जब उस मॉलिक्यूल का कोई दूसरा फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो मैंने भी बोला, ध्यान से सुनना यार। कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड तभी ऑप्टिकल आइसोमर्स में काउंट होता है जब उसी मॉलिक्यूल का कोई दूसरा फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव मिल जाए। और यदि उस मॉलिक्यूल का कोई भी दूसरा फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो ऐसे में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स में काउंट नहीं होगा, मतलब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसलिए यार याद रखना, जब भी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखेंगे तो उसमें ऑप्टिकली एक्टिव प्लस इनएक्टिव आएगा, लेकिन इनएक्टिव के साथ साथ उसका कोई दूसरा फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और दोनों का जो सम होगा वही ऑप्टिकल आइसोमर्स में आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यार ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ साथ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। मतलब हेडिंग जो आज का अपना होगा वो है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो यार स्टीरियो आइसोमर्स लिख रहे हैं तो समझ ही रहे हो तुम लोग, दोनों चीज आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आ जाएगा और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आ जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले यार हम लोग देखो यार, इसके फार्मूले भी होते हैं, ठीक है ना, फार्मूला पे आएंगे, लेकिन पहले अपने को कॉन्सेप्ट लगाना सीखना है कि किस तरह से ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग फार्मूला को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करके किस तरह से हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग खुद से बताना है। मान लो यार यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH यहाँ ऐसा कर दो CHOH CH3, ठीक है ना। ये कोई एक मॉलिक्यूल है, इसमें आपको बताना है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे। देखिए इससे पहले टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना सिखाया था तुम लोग को, ठीक है। अब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आ जाएगा। चलो देखते हैं यार। अच्छा एक पॉइंट तो यार और याद रखना, आप लोग नोट करके लिख लेना, यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वहां ऑलवेज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे पॉसिबल। यदि एक कायरल सेंटर है तो वहां 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, एक R फॉर्म है तो दूसरा S फॉर्म होगा, और वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता, दे आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, मतलब यहां पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, देयर आर 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, देयर आर 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स about सिंगल कायरल सेंटर। मतलब किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ऐसे में उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे और दोनों आपस में क्या होंगे, एनेंटियोमर्स होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब इस मॉलिक्यूल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला फॉर्म क्या स्टीरियो आइसोमर शो करेगा, पहले ये चीज देखना है। तो यस ऑफ कोर्स यार ये शो करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस, मतलब क्या बोलेंगे, क्या है, दिस इज डबल बॉन्ड एंड वी नो वेरी वेल व्हाट कि देयर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल एट दिस साइट। ओके, सो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की हम बात करें तो ओनली 2 फॉर्म्स आर पॉसिबल, वन इज सिस एंड अदर इज ट्रांसफॉर्म। इट्स वेरी इजी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो वेरी क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एंड अबाउट दिस कायरल सेंटर देयर विल बी 2 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वन विल बी R फॉर्म देन अदर विल बी S फॉर्म। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और यहाँ पे GI है। GI का मतलब यहाँ पे सिस और ट्रांस में पॉसिबल है, यहाँ R और S में पॉसिबल है। थोड़ा आप लोग यार वीडियो को पॉज करके सोचो टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ से मिलेंगे हमें। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स विल बी पॉसिबल फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक।
देखो यार यहाँ पे सबसे पहले मान लो यार यहाँ पे सिस और ट्रांस दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी आर और एस दो पॉसिबिलिटी है। तो मान लो मैं यहाँ पे सिस लेता हूँ, यहाँ पे आर लेता हूँ, यहाँ पता है ना कॉन्फ़िगरेशन आइदर आर होगा या एस होगा। अब ये मत बोलना कि आर वाला डेक्स्ट्रो या लेवो में एक होगा, हाँ, लेकिन यदि आर डेक्स्ट्रो है तो एल लेवो होगा, मतलब आर यदि डेक्स्ट्रो है ना तो एस वाला फॉर्म लेवो होगा, ठीक है। तो इसलिए आर और एस से हम लोग डेक्स्ट्रो और लेवो का आइडिया नहीं बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आइडिया हमें नहीं मिलता आर और एस से कि रोटेशन जो पीपीएल का होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका आइडिया हमें नहीं मिल पाता और आर एस से। आर और एस जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। तो ये सब पॉइंट नोट करते हुए चलना यार, पहले भी बताएं, शायद नोट भी करवा दिए ये पॉइंट। फिलहाल चलो यार यहाँ पे सिस ले तो यहाँ पे आर फॉर्म लिए। अब यहाँ पे यदि सिस लेंगे तो यहाँ पे एस भी तो हो सकता है, मान लो रोटेशन चेंज हो जाए तो सिस के साथ आर, सिस के साथ एस, दो फॉर्म पॉसिबल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सिस के जगह पे ट्रांस ले लेते हैं। यदि यहाँ पे हम ट्रांस ले ले तो अगेन यहाँ पे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे आर हो जाए, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे ट्रांस रखते हैं और यहाँ पे एस हो जाए। अब ये चेक करना है कि यार दिस फोर आर डिफरेंट और सम ऑफ देम इज सिमिलर, सेम। क्या इसमें से कोई भी फॉर्म तुम्हें सेम लग रहा है कि ऑल द फोर्स आर डिफरेंट? व्हाट कैन यू से फ्रॉम हियर? So it can be clearly seen from here that these four forms are entirely different. Means these four will be stereoisomers of each other. तो इस तरह से हम कह सकते हैं this molecule will have four stereoisomers. किस तरह से फोर stereoisomers है? You can very clearly see from here. यार यहाँ पे एक सिस फॉर्म है जिसके साथ आर लिया, सिस के साथ एस लिया, ट्रांस के साथ आर, ट्रांस के साथ है, समझे? तो इस तरह से यहाँ पे फोर स्टीरियोआइसोमर्स इस मॉलिक्यूल का पॉसिबल हुआ। किस तरह से मतलब देखना है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एक बार हमने सिस बना दिया, यहाँ पे आर बना दिया, यहाँ पे सिस बनाया, यहाँ एस बना दिया, यहाँ पे आप ट्रांस बना देंगे, यहाँ पे सिस बना देंगे, यहाँ पे ट्रांस बना देंगे, यहाँ पे आर बना, चारों के चारों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस तरह से चार स्टीरियोआइसोमर्स हो गए। अब इसमें से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसमें ज्योमेट्रिकल कितने हैं, ऑप्टिकल कितने हैं? तो ज्योमेट्रिकल कितने बोलेंगे, सिस एंड ट्रांस दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ऑप्टिकल कितने? अगेन दो ही, यहाँ पे ही ऑप्टिकल पॉसिबल होगा, समझ में आ रहा? तो ये तो ये इस तरह से हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल। एक और एग्जांपल इसमें कर लेते हैं बेस्ट, आप लोग नोट कर लेना इसे। तो देखो यार यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया, आपको बताना है अगेन कि इस मॉलिक्यूल के कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे। अगेन स्टीरियोआइसोमर्स मींस नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बताना है। ओके, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू ट्राई योरसेल्फ। सबसे पहले यार इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एक्चुअली दिखता कैसा है। तो देखिए कोई चीज़ यदि ब्रैकेट में आ जाए तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो जो मॉलिक्यूल जो भी ग्रुप दिया हुआ है वो स्ट्रेट चेन का हिस्सा नहीं है। ओके, तो ये CH3 ब्रैकेट में, इसका मतलब ये COH ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये COH इस कार्बन पे लगा है। मान लो यार यहाँ पे COH है, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे C के साथ H, डबल बॉन्ड CH। अगेन यहाँ पे CH3 ब्रैकेट में लगा है, दिस मीन्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रेट चेन। अगेन इट मीन्स व्हाट कि दिस CH3 इज इन ब्रांच। तो यहाँ पे मैं CH CH3 और यहाँ पे अगेन COH। तो चलो यार अब आप लोग थोड़ा सोचो और बताओ कि हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स विल बी पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल। ऐसे कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे? अब अगेन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है, ऑप्टिकल भी पॉसिबल है, सारा पॉसिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग पहले खुद से चेक करो, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था, समझाया था, उसी तरह से आपको सोचना है यहाँ पे भी। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगेन ये वाला देखो कायरल सेंटर है, दिस वन इज ऑल्सो कायरल सेंटर एंड अबाउट दिस क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे तो सिस, यहाँ पे आर एस आ सकता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आर एस में से, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी सिस और ट्रांस में से, और अगेन यहाँ से भी पॉसिबल है आर और एस में से। अब टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे? तो देखो यार एक एक करके आराम से सोचना है, वन बाय वन। मान लो यहाँ पे हमने आर फॉर्म ले लिया, बीच वाले में सिस फॉर्म ले लिया, यहाँ पे भी मैंने आर फॉर्म ले लिया, ये एक स्टीरियोआइसोमर्स हमें मिला, मतलब एक पॉसिबिलिटी। यहाँ पे जब आर होगा यहाँ पे सिस होगा तो यहाँ पे आर होगा, ये एक पॉसिबिलिटी हुआ। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आर यहाँ पे सिस यहाँ पे एस बना देते हैं। दिस टू आर सेम और डिफरेंट, दिस टू आर डिफरेंट, क्योंकि ये तो पार्ट सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। देखिए कॉन्फ़िगरेशन कहीं का भी सेम चेंज हो जाए, मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अच्छा तुम लोग अब थर्ड पॉसिबिलिटी, यहाँ एस कर देते हैं, यहाँ सिस रहने देते हैं और यहाँ आर कर देते हैं। अब बताना क्या ये मॉलिक्यूल इस दोनों से डिफरेंट है और इज इट सेम विथ अदर ऑफ दिस टू?
बताओ जरा, किसी के सेम है या फिर ये डिफरेंट हम बोलेंगे इसे? तो यार बहुत ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये वाला जो थर्ड वाला मॉलिक्यूल हमने बनाया ना, ये सेकंड के सिमिलर है। अब सोच रहे होगे तुम लोग सिमिलर कैसे, इधर R cis S, यहाँ R था मैंने इसको S कर दिया, उसको R कर दिया, ये तो डिफरेंट हो गया। लेकिन जब ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल इधर से तुम देखो और इधर से देखो, आइडेंटिकल तुम्हें मिलने वाला है। दिख रहा है आइडेंटिकल है। मतलब जब इधर R इधर cis और इधर S फॉर्म था ना, तो तुम जब इधर R कर दोगे, S को इधर R कर दिया, ये cis हो गया और ये S हो गया, तो तुम जस्ट मॉलिक्यूल को उधर से देख लो तो आपको ये पहले वाले ही मॉलिक्यूल जैसा दिख जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल है, इसलिए तुम यहाँ R यहाँ पे S कर रहे हो ना, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि यहाँ S कर दो यहाँ R कर दो, उस दोनों सिमिलर हो जाएगा। मतलब R को S और S को R से यदि रिप्लेस कर देते हो तो तुम्हें रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये दोनों फॉर्म जो है आइडेंटिकल हो जाएगा। ये दोनों फॉर्म क्या है, सेम है, इसे डिफरेंट नहीं कहेंगे। मान लो आप इस मॉलिक्यूल को उधर से देख रहे थे तो वो R था, ये S था। यार उसी मॉलिक्यूल को आप इधर से देखते तो आपको क्या दिखता, S और वो R, यही दिखता ना। तो इसीलिए ऐसे में क्या हो जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा। तो जब सिमेट्री आ जाए तो थोड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, तब आंख बंद करके आप लोग नहीं कर सकते हो। क्लियर? चलो तो ये तो हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी और कुछ दिख रहा है, R दोनों ले लेते हैं, ये तो ले सकते हैं ना, R के साथ cis ले लेते हैं और इधर भी S ले लेते हैं। सॉरी S इधर cis इधर भी cis, सॉरी S। अब क्या ये मॉलिक्यूल इसमें से किसी के सिमिलर है? नहीं, दिस मॉलिक्यूल इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अबव। समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पे एक फॉर्म, इसको हम दूसरा कोई भी एक को ले लो, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये तो हो गया। cis लेकर मैंने देखा 3 पॉसिबिलिटी आया। अब cis लेकर कोई और भी पॉसिबिलिटी है, चेक कर लो। तो यहाँ पे जब मैंने cis रखा तो एक जगह R और एक S, यहाँ S और R नहीं कर सकते थे क्योंकि RS SR बात बराबर हो जाता है, क्योंकि बस ऑब्जर्वर का देखने का नजरिया बदल जाएगा। और फिर R है और एक बार SS ले लिए तो एक और, तो 3 फॉर्म मिल गया। सेम वे में अब हम लोग यदि यहाँ पे cis का जगह ट्रांस ले लेते हैं तो हमें अगेन से कुछ फॉर्म मिलेगा। चेक कर लेते हैं यार, यहाँ पे भी मान लो यार यहाँ मैंने ट्रांस ले लिया, यदि यहाँ पे ट्रांस ले लिया तो यहाँ पे अगेन क्या पॉसिबिलिटी मिलता है, मान लो हमने R ले लिया, एक फॉर्म, ये चौथा हो जाएगा। सेम यदि यहाँ पे ट्रांस लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और यहाँ पे S, अगेन इधर S R और इधर S मत करना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सेम दिखने वाला है आपको। ये तो हो गया फिफ्थ। और सिक्स में क्या कर सकते, दोनों जगह S ले लो। अब बताओ यार, मतलब इधर भी S ले लिए इधर भी S ले लिए, ये तो यार इस दोनों से डिफरेंट हुआ ना। तो इस तरह से टोटल कितने फॉर्म्स आपको दिखे यहाँ पे, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स दिख रहा है, 6। मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके 6 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होगा। समझे? यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करा जाए तो ज्योमेट्रिकल में ओनली सिस और ट्रांस ही पॉसिबल होगा, ठीक है। लेकिन सिस ट्रांस को यदि मैं ऑप्टिकल के साथ RS के साथ यदि कंबाइन कर दूँ तो ऐसे हमें 6 डिफरेंट फॉर्म्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 6 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये तो हो गया हम लोग यार बेसिक जो अपना आइडिया था उसके हेल्प से हमने ये कैलकुलेट कर लिया स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम लोग डायरेक्ट, अब ऐसे में हम लोग इतना फार्मूला नहीं लगाएंगे, मतलब इतना अपना कॉन्सेप्ट और दिमाग खर्चा कर नहीं करेंगे। अब हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं, उस फार्मूला के बेसिस पे बहुत ही आसानी से फिर ये नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अपने को फार्मूला देखना है, तो चलो यार आप लोग नेक्स्ट देखो यार, अपने को डायरेक्ट स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना फार्मूला के हेल्प से। लेकिन फार्मूला लगाने से पहले यार हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देख लेंगे जिसका आगे चलकर जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो पहले 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको जानना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट टर्म जो है वो मैं बताऊंगा नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा, कायरल सेंटर ऑलरेडी यार बात कर चुके एक दिन पूरा का पूरा। इसके बाद स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर क्या होता है यार, ये चीज को जरूर जानेंगे हम लोग। स्टीरियो सेंटर पहले जान लेते हैं, ठीक है ना। स्टीरियो सेंटर होता क्या है? स्टीरियो सेंटर का मतलब ऐसा कोई एटम जिसका अबाउट एक इंटरचेंज करने से यदि हमें नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाए, ध्यान से सुनना यार, यदि किसी आइटम के अबाउट एक इंटरचेंज करने से हमें नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाए तो उस एटम को स्टीरियो सेंटर कह देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एटम अबाउट विच any one interchange gives a new stereoisomer। यदि ऐसा होता है तो उस एटम को, उस सेंटर को हम लोग स्टीरियो सेंटर कर देंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो यार CHD
मान लो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br और यहाँ पे आयोडीन। ओके, कितने स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है ये हमें बताना है। तो सिंपल सा, ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है। यदि कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो एक फॉर्म R होगा, एक फॉर्म S होगा। एक कायरल सेंटर के बाद दो ही पॉसिबिलिटी है, एक R और S। मान लो यार मैं एक इंटरचेंज कर दूं तो क्या हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिलेगा? आंसर इज डेफिनेटली यस। वाई? एक इंटरचेंज कर देंगे तो R था तो S हो जाएगा, S था तो R हो जाएगा, मतलब हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा। इसलिए मैं यहां पे कहूंगा यस दिस वन इज स्टीरियो सेंटर। चलो यार एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C डबल बॉन्ड C HCS3 HCS3 कितने स्टीरियो सेंटर है ये चीज हमें जानना है। तो बस आपको ये देखना है कि किस किस एटम के अबाउट इंटरचेंज करने से हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा। चेक करते हैं यार। मान लें यार यहाँ पे C के साथ H लगा हुआ है, क्या इसे हम इंटरचेंज करेंगे हमें नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा? आंसर इज अगेन यस। वाई? मान ले यार CH3 को नीचे ले आते हैं, H को ऊपर ले चले जाते हैं तो सिस फॉर्म हो जाएगा। अभी ये ट्रांस और इंटरचेंज के तो हमें सिस मिल जाएगा, मतलब ये हुआ कि यस ये जो है ये स्टीरियो सेंटर होगा। सिमिलरली फिर से दिस एटम यदि मैं यहाँ इंटरचेंज कर दूं, एक इंटरचेंज कर दूं तो अगेन दिस विल बिकम सिस फॉर्म फ्रॉम ट्रांस। सो इन दिस केस दिस कार्बन इज ऑल्सो अ स्टीरियो सेंटर। तो इन दिस केस देयर आर टू स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। यहाँ पर टोटल कितने स्टीरियो सेंटर हो गए? 2 स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो यार एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, यहाँ HCS3, यहाँ पे भी HCS3। हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? कैन यू टेल मी? क्या हो जाएगा, क्या लगता है? तो देखो यार, हाँ आप लोग यार इसको सिस ट्रांस मत कर देना। क्या कैन दिस मॉलिक्यूल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है? आंसर इज नो। मान लो यार ये वाला एक्चुअली देख लो यार, मैं बता दे रहा। चलो इसको मैं बेस रखने देता हूँ, इसको डैश कर देता हूँ। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करने वाला है। क्यों नहीं शो करने वाला है? क्योंकि यहाँ पे ये और इसके अबाउट जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना ये सेम प्लेन में नहीं है। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन था कि जो बॉन्ड है वो सेम प्लेन में होने चाहिए, या जो एटम या जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो सेम प्लेन में होना चाहिए। बट यहाँ पे ये और ये आपस में सेम प्लेन में नहीं है। दिस टू ग्रुप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑलरेडी यार बहुत सारे एग्जांपल किए भी हैं इस पे बेस्ड। तो ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं कर सकता, चल यार गोली मार इसको। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। चेक करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। देख लो यार, यदि इस मॉलिक्यूल में POS और COS नहीं हुआ, यदि POS और COS नहीं हुआ तो दिस मॉलिक्यूल विल बिकम ऑप्टिकली एक्टिव एंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चेक करते हैं क्या कोई POS COS है? नहीं है। कोई POS से मत बोलना यहाँ पे मिरर लगा देंगे, H और H मिरर इमेज हो जाएगा, CH3 मिरर इमेज होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि यार ये बोर्ड के प्लेन में अंदर बाहर है। तो यदि ये बोर्ड के अंदर है, ये वाला बोर्ड के बाहर है, तो इसका मिरर इमेज भी अंदर बाहर होना था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसलिए इसमें कोई POS COS नहीं मिलने वाला है। मतलब ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यदि ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये कोई पर्टिकुलर फॉर्म रहा होगा, मान ले R रहा होगा, S रहा होगा, जो भी फॉर्म रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे R और S की बात कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों? कायरल सेंटर ही नहीं है। कायरल सेंटर नहीं तो मैं R और S की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसका एक मिरर इमेज होगा जो वो आपस में एनेंसियोमर हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो चलो जो भी हो, लेकिन यहाँ एक चीज़ है, इसके अबाउट यदि मैं इंटरचेंज करूँ तो एक नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। या यहाँ पे मैं एक इंटरचेंज करूँ तो अगेन हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके और इसके अबाउट यदि मैं इंटरचेंज करता हूँ तो हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों एटम जो है स्टीरियो सेंटर होंगे। इस बीच वाले का क्या करें सर? तो यार बीच वाला नहीं होगा। क्यों? आपको इंटरचेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल में ओनली 2 स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होंगे। समझे? समझ रहे हो ना? गेटिंग माय पॉइंट? यदि समझ रहे हो तो नोट करो। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्टीरियोजेनिक एरिया अपने को समझना है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, या बोलूँ तो ना मिटाऊँ। चलो देखो यार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टीरियोजेनिक एरिया। क्या होता है स्टीरियोजेनिक एरिया? इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए इसे मैंने मिटा रहा हूँ। स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है? मान लो किसी भी 2 एटम को एक साथ लेने पर यदि वो स्टीरियो आइसोमर शो करे तो वो एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? जैसे मैं समझाता हूँ इस एग्जांपल से। यहाँ पे क्या ये अकेले स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? दिस अलोन
कार्बन एटम कैन शो स्टीरियो आइसोमर? आंसर इज नो। यहाँ पे ये दोनों कार्बन एटम को कलेक्टिवली हमें देखना पड़ेगा, इस दोनों कार्बन को एक साथ लाकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसके साथ जो ग्रुप लगा है, इसके साथ जो ग्रुप लगा है वो डिफरेंट है या नहीं है। मतलब इस पे ग्रुप डिफरेंट, इस पे भी ग्रुप डिफरेंट, तब तो जाकर ये स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। मान लें यहाँ पे तो डिफरेंट, यहाँ पे सेम आ गया, तो क्या ये स्टीरियो आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? यदि यहाँ पे सेम आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा ज्योमेट्रिकल का। लेकिन दोनों को एक साथ यदि हम देखें और यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यस ये स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों कलेक्टिवली यदि हम देखते हैं ना, तो ये पता चलेगा हाँ ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक एरिया भी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक एरिया। इस वाले मॉलिक्यूल में बता सकते हो कितना स्टीरियोजेनिक एरिया होगा? तो अगेन केवल यहाँ पे हम देख के नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे भी केवल देख के नहीं बता सकते हैं। ये दिस कलेक्टिवली विल डिसाइड वेदर दिस मॉलिक्यूल विल शो स्टीरियो आइसोमरिज्म और नॉट। ये दोनों को एक साथ यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा। मान लो यार यहाँ पे तो चलो डिफरेंट, यहाँ पे सेम लगा देंगे तो क्या स्टीरियो आइसोमरिज्म पॉसिबल है? नो। तो इसलिए हमें दोनों को एक साथ देखेंगे तब हमें आइडिया मिलेगा कि हाँ ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसको कलेक्टिवली हम लोग एक स्टीरियोजेनिक एरिया कहेंगे। मतलब दिस मॉलिक्यूल कंटेन 2 स्टीरियो सेंटर एंड 1 स्टीरियोजेनिक एरिया। चलो एक कायरल सेंटर वाला भी एग्जांपल ले ही लेते हैं यार, बच क्यों गया वो। यहाँ पे यदि पूछा जाए क्या इसमें स्टीरियोजेनिक एरिया प्रेजेंट है, यदि है तो कितना स्टीरियोजेनिक एरिया प्रेजेंट है बताओ। तो देखो यार यहाँ पे ये तो स्टीरियो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है ना, क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है? यस कर रहा है। तो यहाँ पे हमें 2-3 आइटम को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस सिंगल कार्बन आइटम जो है यही एक स्टीरियोजेनिक एरिया भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा है इसी के अबाउट। यहाँ पे हमको इसको किसी दूसरे के साथ लेने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में तो 2 को एक साथ देखना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये स्टीरियो मतलब कि आइसोमरिज्म शो कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो गया। लेकिन यहाँ पे अकेला ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट था और साथ में एक स्टीरियोजेनिक एरिया भी आ जाएगा। समझे? तो स्टीरियोजेनिक एरिया को समझने के लिए 1-2 और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर में। जैसे यहाँ पे एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है ना, मेरा एक लाइन स्टेटमेंट है, तुम लोग बताना सही है गलत है। ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या जितने भी कायरल सेंटर होते हैं वो स्टीरियो सेंटर होंगे? आंसर इज ऑब्वियसली यस, होंगे ना। यदि कायरल सेंटर है तो स्टीरियो सेंटर होंगे। क्यों? क्योंकि यार कायरल सेंटर है, वहां एक इंटरचेंज करेंगे तो हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा ऑल कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर ट्रू, बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सभी के सभी स्टीरियो सेंटर कायरल हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहीं पे देख सकते हो यार, क्या ये वाला स्टीरियो सेंटर ये और ये दोनों स्टीरियो सेंटर है, लेकिन क्या ये कायरल है? नहीं, कायरल नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हो ये भी और ये भी स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है, दो स्टीरियो सेंटर है। क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं। इसलिए ऑल स्टीरियो सेंटर आर कायरल सेंटर ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो समझ रहे हो तो तुम लोग नोट करके लिख लेना, ऑल कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट कायरल सेंटर्स। ठीक है, तो स्टीरियोजेनिक एरिया को और अच्छे से समझ लेते हैं। 1-2 एग्जांपल से आप लोग नोट कर लो इससे पहले। चलिए देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ने 2 एग्जांपल ले लिया स्टीरियोजेनिक एरिया को समझाने के लिए। अभी हमारा क्वेश्चन ये नहीं, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है ना। ये अपना हेडिंग था, टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है। चलो आपको बताना है यार इसको कि कितने स्टीरियोजेनिक एरिया प्रेजेंट है इस वाले मॉलिक्यूल में और कितने स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है ये भी बता देना। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये कायरल सेंटर है या नहीं है। बिल्कुल है ना, है। ये प्रेजेंट है या नहीं है? यस, ये भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ये और ये क्या लग रहा है? यहाँ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है? क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल है नहीं। ऑड नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डबल बॉन्ड, तो ये दोनों डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे बॉन्ड यहाँ के। ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल है, ऑप्टिकल यस। क्यों? एच देखो इस सी के साथ एक ग्रुप एच लगा और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। ये एक एच है तो ये पूरा ग्रुप एक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों ग्रुप और यहाँ पे भी एच और ये पूरा ग्रुप लगा है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो ये पूरा का पूरा एक स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाएगा।
और स्टीरियो सेंटर इसमें 2 आ जाएंगे। इस स्टीरियोजेनिक एरिया में 2 स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है। क्यों? यहाँ पे एक इंटरचेंज कर दे या यहाँ पे इंटरचेंज कर दे तो एक नया स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें मिल जाएगा, इसलिए दोनों के दोनों स्टीरियो सेंटर होंगे। और बताओ, यहाँ पे CH नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2 होना चाहिए। देख लेते हैं, रुक जाओ। अच्छा, बीच में एक एक्स्ट्रा CH लग गया क्या? कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे CH2 है। यहाँ पे भी देखना यार, ये एक नया स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाएगा। क्यों? एक लोन पेयर यहाँ पे, भूलना मत यार तुम लोग इसको, लोन पेयर OH, और अगेन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये केवल क्या शो कर सकता है, ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C के साथ एक H और एक ये पूरा ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे C के साथ लोन पेयर और OH दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, नो POH नो CS, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो स्टीरियोजेनिक एरिया की यदि बात करें तो कायरल सेंटर अपने आप में एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाता है। स्टीरियो सेंटर भी होता है और स्टीरियोजेनिक एरिया भी हो जाता है, इसको किसी दूसरे आइटम की जरूरत नहीं है। तो ये एक पहले स्टीरियो सेंटर की बात कर लेते हैं। 1 2, ये दोनों और आ जाएगा काउंट, 2 2 4, एक स्टीरियो सेंटर यहाँ से, एक स्टीरियो सेंटर यहाँ से 2 स्टीरियो सेंटर, यहाँ से भी 2 स्टीरियो सेंटर। स्टीरियोजेनिक एरिया यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 स्टीरियोजेनिक एरिया आ जाएगा। ये पूरा मिलाकर ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक स्टीरियोजेनिक एरिया है। इसी तरह से यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, एक स्टीरियोजेनिक एरिया आ जाएगा। और ये स्टीरियो सेंटर के साथ साथ एक स्टीरियोजेनिक एरिया भी होगा, सेम यहाँ पे भी। तो इस तरह से इस पूरे में यदि मॉलिक्यूल में देखा जाए टोटल स्टीरियो सेंटर कितने प्रेजेंट है, क्या हो जाएगा आंसर, 1 2 2 2 4 4 2 6 स्टीरियो सेंटर। और स्टीरियोजेनिक एरिया कितने, 1 2 2, यहाँ पे 3 और एक 4 स्टीरियोजेनिक एरिया। समझ में आया? तो चलो यार, अब ये वाला एग्जांपल तुम लोग खुद से बता दो। सबसे पहले यार कायरल सेंटर देख लो, एक कायरल सेंटर, बाकी कायरल सेंटर प्रेजेंट ही नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही हो गया कायरल सेंटर। स्टीरियोजेनिक एरिया देख लेते हैं, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर आ जाएगा और एक स्टीरियोजेनिक एरिया आ जाएगा। क्यों? अगेन ग्रुप इससे लगा डिफरेंट है। यहाँ पे बताओ यार, लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करा जाए, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे भी 2 स्टीरियो सेंटर और एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ तुम ही लोग, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल की तो बात ही नहीं करेंगे। 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे में दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो जाता है, नो GI पॉसिबल। ऑप्टिकल भी यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे C के साथ दोनों के दोनों H लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे नो GI नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसलिए यहाँ से तो यार कोई स्टीरियोजेनिक एरिया, कोई स्टीरियो सेंटर नहीं यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल स्टीरियो सेंटर कितना हो गया, 2 यहाँ से, एक स्टीरियो सेंटर यहाँ से और एक स्टीरियोजेनिक एरिया भी यहाँ से मिलेगा। तो एक स्टीरियो सेंटर, 2 1 3 3 2 5 स्टीरियो सेंटर। इस मॉलिक्यूल में 5 स्टीरियो सेंटर है और स्टीरियोजेनिक एरिया 1 1 2 और 1 3 स्टीरियोजेनिक एरिया। समझ में आया? क्लियर है चीज? चलिए एक क्वेश्चन में इसी में चेंज करके मैं बनाता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो चेंज किस तरह से किया गया। मान लो यहाँ पे मैंने C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आया, ठीक है ना, बाकी सब कुछ एज इट इज है। आपको बताना यहाँ पे CH 1 2 3 4, हाँ सही है, अब बिल्कुल यही है। आपको बताना है इस वाले मॉलिक्यूल में, यदि मैं एक जगह मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग पहले खुद से बताओ इसमें कितने स्टीरियो सेंटर और कितने स्टीरियोजेनिक एरिया प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, चलो बता दो यार जल्दी से, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच लो। तो देखो ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये सब स्टीरियो सेंटर तो होगा ही, ये भी ऑलरेडी देख चुके, ये अब हमें देखना है, बस ये हमारे लिए नया है। तो क्या अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्या बोलेंगे हम? तो देखो यार, यदि यहाँ से यहाँ तक यदि मैं लूँ 1 2 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, ऐसे में आपको याद होगा, उम्मीद है कि यदि 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे में अब इस पे और इस पे जो ग्रुप लगा होता है वो सेम प्लेन में आ जाते हैं। और यदि सेम प्लेन में आ गया तो अब तो ऑप्टिकल हो नहीं सकता, सेम प्लेन में आ गया ना, अब तो ऑप्टिकल हो नहीं सकता। अब एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन? ज्योमेट्रिकल का। सेम प्लेन में आ गया, इस पे ग्रुप लोन पेयर OH आपस में डिफरेंट, इस C के साथ H और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप भी आपस में डिफरेंट।
तो इसलिए अब यहाँ पे GI पॉसिबल होगा, और GI पॉसिबल है तो अब इसके लिए अगेन यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर आ जाएंगे और एक स्टीरियोजेनिक एरिया आ जाएगा। स्टीरियोजेनिक एरिया एक ही आएगा, क्यों? यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एक ही एरिया का रहेगा। स्टीरियो सेंटर ये और ये पूरा का पूरा 2 हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, और स्टीरियोजेनिक एरिया 1, और बाकी जितना था सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर और प्लस 1 स्टीरियोजेनिक एरिया, और यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर यहाँ, एक स्टीरियो सेंटर एरिया यहाँ, एक स्टीरियोजेनिक एरिया यहाँ, एक स्टीरियोजेनिक एरिया यहाँ। तो टोटल कितना जाएगा? 2 स्टीरियो सेंटर, 2 2 4 और 4 2 6 स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे, और स्टीरियोजेनिक एरिया 1 2 3 4 स्टीरियोजेनिक एरिया। यदि ये मॉलिक्यूल है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें 6 स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे और 4 स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाएंगे। समझे? तो ये तो हम लोग बेसिक टर्म समझ लिए। अब हम लोग को डायरेक्टली समझना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैलकुलेट कैसे करते हैं फार्मूला के हेल्प से। तो चलो यार डायरेक्ट अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे वाली बात पे। तो नेक्स्ट देखो यार, हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो अगेन यार इसमें 2 केस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूला यहाँ भी वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 केस आएंगे यार। केस 1, अच्छा हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, यदि किसी मॉलिक्यूल में n स्टीरियोजेनिक एरिया प्रेजेंट है, यानी जहाँ भी आगे n लिखा जाए, n का मतलब वो नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया है होगा। n क्या होगा? नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, इफ मॉलिक्यूल हैज़ n स्टीरियोजेनिक एरिया, तो जो भी फार्मूला बात कर रहे हैं उसके लिए होगा। फर्स्ट केस 1 क्या होगा? मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इफ मॉलिक्यूल हैज़ नो सिमेट्री, नो सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? ना ही मॉलिक्यूल में POS है, ना ही COS है, कुछ भी नहीं है। नो POS नो COS, ये मतलब है। तो ऐसे केस में देखो यार, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का जो नंबर हो जाएगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे कितना? बता दो यार तुम लोग। 2 का पावर n, तुम लोग कैसे बताओगे? 2 का पावर n टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो जाता है। अब इसमें से टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो जाएगा? तो देखो यार 2 का पावर n टोटल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म कितना हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव तो 0। इनएक्टिव का मतलब मेसो, ठीक है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव जहाँ भी लिखा जाए इसका मतलब मेसो फॉर्म होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री है ही नहीं। मेजर तो वहाँ होता है जहाँ सिमेट्री हो, POS COS हो, वहाँ होता है, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। और इस तरह से यदि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछ दिया जाए, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 2 का पावर n, ठीक है। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ से हो गया 2 का पावर n, ठीक है। तो ये तो हो गया जब मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री ना हो तब। अब यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे केस में अगेन यार 2 केस बनता है। यदि स्टीरियोजेनिक एरिया इवन हो, मतलब n इवन हो, और दूसरा n यदि ऑड हो, मतलब स्टीरियोजेनिक एरिया जो है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया ऑड हो। तो 2 केस के लिए आ जाएगा 2 पॉसिबिलिटी। तो ये तो फार्मूला यार याद रह जाएगा, 2 का पावर n डायरेक्टली यार बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, केस 2 पे आता हूँ। अब केस 2 क्या हो जाएगा? नो सिमेट्री। चलो देखो यार, केस 2, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल के केस में क्या हो जाएगा? चलो, तो इसमें अगेन इफ n इज इवन, यदि n इवन है तो सबसे पहले यार आप p कैलकुलेट कर लो। p क्या हो जाएगा? इवन है तो p इक्वल टू n/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितना हो जाएगा इसका? तो याद रखना यार ये सब चीज़, फार्मूला याद रखना है। 2 का पावर n-1 ऑप्टिकली इनएक्टिव को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेजो फॉर्म्स। कितना हो जाएगा ये? 2 का पावर p-1। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? एक चीज़ तो यार याद ही रखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों ऐड हो जाता है, पहले भी बताया ना। तो यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1।
ठीक है, ये हो गया टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो ये n जब इवन था तब के लिए याद रखना। सबसे पहले यदि n इवन है, सिमेट्रिकल केस में आपको p निकालना पड़ेगा। p क्या होता है, n/2 होता है। ठीक है, मान लो इवन का मतलब 2 4 6 जो भी हो, तो p का वैल्यू 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म हो जाएगा 2 का पावर n, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा 2 का पावर p-1, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1। ठीक है, तो ये तो हो गया n जब इवन होगा तब के लिए। ठीक है, अब यदि ऑड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे में अब देखते हैं हम लोग। तो यदि n ऑड हो गया, इफ n इज ऑड, यदि n ऑड हो गया तो ऐसे में सबसे पहले अगेन यार p निकालेंगे। p कैसे निकालेंगे, याद है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी ये करते थे, p = n+1/2। अब अगेन यार टोटल पहले ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म और तीसरा टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो जाता है 2 का पावर n-1। ठीक है, मेसो कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये हो जाएगा 2 का पावर p, अच्छा सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव होता है 2 का पावर n-1, 2 का पावर p-1, ये हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो जाता है 2 का पावर p-1, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का पावर n-1 बचेगा। ये फार्मूला यार ये याद रख लो। ये सब फार्मूला आया कहाँ से, तो सारे मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाला गया, फिर देखा गया किस फार्मूला में सेट करता है, तो देखा गया इस फार्मूला में सेट करता है, तो बना दिया गया उसके अकॉर्डिंग फार्मूला। ठीक है, तो अब ये फार्मूला आपको याद रखना यार, भूल मत जाना। ठीक है, आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स अब हम लोग देख लेते हैं इस पे बेस्ड, जिसके हेल्प से ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करना सीख जाएंगे, और इसी बहाने फार्मूला याद भी हो जाएगा अपने को। तो आप लोग नोट कर लो, अब मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ कुछ। चलिए यहाँ आपको 6 एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप लोग यार वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करो। मैं स्टार्ट करता हूँ इधर से एग्जाम्पल 1 से। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CHOH 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 CHO। सबसे पहला काम आपका होगा वीडियो ये चेक करना कि जो मॉलिक्यूल गिवन है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। कैसे चेक करेंगे मॉलिक्यूल में सिमेट्री है नहीं है, तो बहुत ही सिंपल तरीका बताए थे। आप किसी मॉलिक्यूल को लेफ्ट से चलो, राइट से चलो, यदि आपको बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है तो ऐसे में हम बोल देंगे कि मॉलिक्यूल जो है अनसिमेट्रिकल है, मतलब वहाँ कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो चलो यार इसमें चलते हैं, इधर CH3 इधर से चले, फर्स्ट पॉइंट पे डिफरेंस मिल गया तो आगे अपने को सोचने की जरूरत है ही नहीं, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है। यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो फार्मूला यार बहुत ईजी हो चुका, डायरेक्ट 2 का पावर n। यदि 2 का पावर n है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो गया, SI टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, SI का स्टीरियो आइसोमर्स कितने स्टीरियो आइसोमर्स से बता सकते हो, तो कायरल सेंटर यार सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो यार कुछ नहीं, 1 2 3 4 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कहे तो कितना 16, आंसर हो गया इसका 16। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अब इस वाले पे आओ, सबसे पहला काम क्या होगा, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं ये चेक करना, सिमेट्री है या नहीं। CH3 इधर से चले CH3, फिर OH इधर से भी हो, फिर OH मिल गया सेम पॉइंट पे, मतलब मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है। अब बात आती है यदि सिमेट्री प्रेजेंट है तो अपने को स्टीरियोजेनिक एरिया काउंट करना होगा, मॉलिक्यूल में कितना स्टीरियोजेनिक एरिया है। चलो यार देखते हैं, तो ये कायरल सेंटर है, ये बताओ यार ये वाला कायरल सेंटर है या नहीं है, जरा देख के चेक करके बताओ। तो यार देखो, यदि देखा जाए तो एक H एक OH, थर्ड ग्रुप ये, फोर्थ ग्रुप ये, क्या इसे मैं कायरल सेंटर कहूँगा या नहीं कहूँगा। तो यार याद होगा आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यदि इस तरह का कार्बन मिले, HOH सेम है लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रुप डिफरेंट तो है, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप सिमिलर तो है, लेकिन यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो यदि ये R फॉर्म है तो हो सकता है यहाँ S फॉर्म आ जाए, तो ऐसे में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ भी R यहाँ पे भी R आ जाए तो फिर सेम हो जाएगा, तो ऐसे में ये कायरल सेंटर नहीं होगा। तो ये कायरल सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। तो ऐसे में इस कायरल सेंटर को हम एक स्पेशल नाम दिए थे और इसे कहते हैं सूडो कायरल सेंटर। और ये भी बताया था सूडो कायरल सेंटर को कायरल सेंटर में काउंट करते हैं, मतलब ये कि यहाँ पे आपको टोटल कितना कायरल सेंटर दिख जाएगा, 1 2 3। ये देखिए यार कायरल सेंटर है, देखने में लग रहा होगा HOH डिफरेंट, लेकिन ये और ये सेम दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये कायरल सेंटर में इंक्लूड हो रहा है। क्यों? क्योंकि इधर और इधर का हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, हो सकता है सेम रहे। जब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इधर इधर आ जाते तो कायरल सेंटर ये आ गया, और जब सेम रहेगा तो नहीं आएगा। तो ये आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है,
तो ऐसे में हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, सोडो कायरल सेंटर, और इसको कायरल सेंटर में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है बता दो यार, 3, जो कि क्या ऑड है। ऑड के केस में फॉर्मूला याद है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, 2n-1। हो सकता है आपसे यार ये भी पूछ दिया जाए इसमें मेसो फॉर्म कितना है, तो 2^3-1 दैट इज 2^2 दैट इज 4। आपसे पूछ दिया जा सकता है इसमें टोटल मेसो फॉर्म कितना है, तो मेसो फॉर्म के लिए याद है, मान लो यार इसी में पूछ दिया जाए मेसो कितना है, तो 2^p-1 यही था ना मेसो, और 2^p-1 p का वैल्यू क्या हो जाता है n+1/2, तो n+1/2 का 3 + 1 4 4/2 दैट इज 2, मतलब 2 का कुछ गलती हो गया क्या, अच्छा सब के सब मेसो फॉर्म ही होंगे क्या, ऐसा तो होगा नहीं। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + n+1/2 ही था ना, तो 3 + 1 4 4/2 2, p का वैल्यू 2, अच्छा गलती हो गया ना, 2 2 - 1 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा दैट इज 2, मतलब मेसो फॉर्म कितना आएगा 2 ही आएगा ओनली, तो मेसो 2 हो गया। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स 4 था, यदि ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म पूछ दिया जाए तो कितना आंसर बोल देंगे, 4 - 2 दैट इज 2। क्लियर है ना। तो चलो यार ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया। अब ये वाला बताना है, तो इसमें यार एक चीज़ तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है क्या, कि इसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इधर से चलोगे तो OH, इधर से चलोगे तो MECH डबल बॉन्ड CH, कोई भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यदि सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको यार स्टीरियोजेनिक एरिया काउंट कर लेना 1 2, और यहाँ से ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, दिख रहा है। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नो सिमेट्री, यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या अप्लाई करना, 2^3 दैट इज 8। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ गया, 8। बहुत ही सिंपल हो गया था। चलो यार 4th एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो देखो यार यहाँ पे एक H भी लगा हुआ, ये CH3 ग्रुप लगा है, सिमिलरली यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है। क्या ये स्टीरियो ये कायरल सेंटर है या नहीं है, यस ऑफ कोर्स ये कायरल सेंटर होगा। क्यों कायरल सेंटर है, देख सकते हो। और यहाँ पे एक H एक CH3 एक ग्रुप CH2 ये मिलेगा, यहाँ पे CH3 यानी इधर से चलोगे तो सिमिलरली ये भी एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कायरल सेंटर कितना प्रेजेंट है, 2, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक POS भी दिख जाएगा। कायरल सेंटर 2 है, साथ में POS है, इसका मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है विद n = 2, मतलब इवन। यदि ऐसा है, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए पहले p कैलकुलेट करना पड़ता है, n/2 दैट इज 1। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितना हो जाएगा बता दो यार तुम लोग, फार्मूला क्या था, 2^n-1 + 2^p-1। याद है फार्मूला, यार याद होना चाहिए फार्मूला। 2^n-1 दैट इज 2 - 1 1 प्लस 2^p-1 1 - 1 0, तो कितना हो गया 2 + 1 3। तो इस वाले में 3 स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है। क्लियर है ना। इसमें ज्योमेट्रिकल कोई पॉसिबल नहीं है, ये मत कह देना कि इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा, नहीं। साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होता है जब उसमें 8 या 8 से ज़्यादा मेंबर्ड रिंग होते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग है, नो GI पॉसिबल। चलो 5th वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अब हम लोग यार नेक्स्ट। तो एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H है। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली ग्रुप को ऑब्जर्व करूँ, मतलब यदि इसको मैं मान लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रिंग सिमेट्रिकल 6 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग सिमेट्रिकल होता है, इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस किया जा सकता है। इसके और देखें तो HCH3 और यहाँ पे N के साथ लोन पेयर OH क्या होगा, डिफरेंट प्लेन में। यदि डिफरेंट प्लेन में है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, ये तो बहुत ही क्लियर है, और साथ ही साथ ये डिफरेंट प्लेन में है, तो ऐसे में ये पूरा का पूरा एक स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे यदि एक स्टीरियोजेनिक एरिया है तो क्या बोल देंगे, 2^1 दैट इज 2 स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, यहाँ पे लोन पेयर और OH तो चलो यार डिफरेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे यदि हम देखेंगे ना तो ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा, CH2 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 फिर CS CH3, यहाँ पे भी CS CH3 मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पे इसके साथ जो ग्रुप अटैच है ये दोनों सेम हो गया, इसलिए सेम ग्रुप हो गया, इसलिए GI पॉसिबल नहीं। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ तक एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाएगा। इस पे जो ग्रुप लगा है CH3H, यहाँ पे लोन पेयर OH, दोनों डिफरेंट प्लेन में है। क्यों, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गया ना, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे तो इसलिए 2 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल। ठीक है ना।
चलो इस वाले एग्जांपल में आ जाओ। तो देखो यार, ये डबल बॉन्ड के अबाउट GI पॉसिबल होगा, इसके भी अबाउट GI पॉसिबल होगा। यहाँ पे देख सकते हो यार, ये कायरल सेंटर भी होगा। क्यों? H एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। देखो यार, इधर से और इधर से चलेंगे ना, तो ये वाला जो डिफरेंट पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे ये वाला ग्रुप आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले पे ये आ रहा है इधर से, मतलब इसका रेस्पेक्ट में ये सेकंड पे, इधर से फोर्थ, मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट कहलाएगा। यहाँ पे H और यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन, तो ये कायरल सेंटर तो दिख गया, ये GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा, ये भी दिख गया। अब आते हैं इधर, यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ पे C के साथ एक H लगा हुआ है, डबल 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 डबल, फिर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो अब बता दो यार, यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? तो यार 1 2 3 तीन डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डबल बॉन्ड में क्या हो जाता, बता दो क्या हो जाता है? ऑड नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डबल बॉन्ड हो तो ऐसे में ये सेम प्लेन में आ जाता है, मतलब यहाँ पे एक C के साथ H भी लगा होगा, यहाँ पे C के साथ ये CH3 और ये एक H है। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड लगा है, यहाँ पे जो बॉन्ड लगा है, सेम प्लेन में आ जाते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे GI पॉसिबल होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब ये और ये सेम प्लेन में आ चुका है। तो एक मॉलिक्यूलर प्लेन तो हमें मिल ही जाएगा, और मॉलिक्यूलर प्लेन जब हम लेते हैं तो उस मॉलिक्यूलर प्लेन पे कौन सा एटम लगा है, सेम एटम लगा है, डिफरेंट एटम लगा है, कोई मतलब नहीं होता है हमें उससे। तो इसलिए यहाँ पे ये GI पॉसिबल करेगा। तो GI यहाँ से, अब देखिए ये पूरा का पूरा एक स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाएगा, पूरा का पूरा एक यहाँ पे 3 और यहाँ पे कायरल के कारण एक 4। अच्छा ये वाला भी है क्या? यस ऑफ कोर्स यार, यहाँ पे भी है ना, एक H ग्रुप हो गया, एक ये, फिर ये वाला और ये वाला, यस। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 और एक ये 5। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल तो यार बहुत ही इजीली दिख रहा है। तो टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया कितना हो गया? 2 का पावर 5, दैट इज 32 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। समझ रहे हो ना किस तरह से चेक करना है? तो बस जो बेसिक्स आपको बताया ना, स्टीरियोजेनिक एरिया किस तरह से देखना होता है, बस वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये तो यार बच्चा देख लेगा, तुम लोग तो फिर भी बहुत बड़े हो, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा आप लोगों से उम्मीद है। चलो नोट कर लो, 2 क्वेश्चन और इस पे है अपने को करना, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए यार, ये 2 एग्जाम्पल लास्ट तुम लोगों को खुद से करना है, ठीक है? बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये देखिए यार, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, इधर कायरल सेंटर नहीं है। कितना कायरल सेंटर है? 1 2 3 4 कायरल सेंटर। मॉलिक्यूल क्या दिख रहा है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? बोल दो। मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो यार आग बन करके 2 का पावर n, दैट इज 4। कितना आंसर हो गया? 16 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। और इस 16 स्टीरियो आइसोमर्स में एक भी मेसोफॉर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें कोई भी POS और COS प्रेजेंट नहीं है, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो इसमें 8 पेयर्स आएंगे, 8 पेयर्स में से 8 ऑप्टिकली एक्टिव और बाकी उसी का मिरर इमेज, मतलब 8 एनेंशियोमेरिक पेयर्स फॉर्म होंगे, ठीक है? अच्छा ऐसा भी पूछा जा सकता है कितने रेशमिक मिक्सचर इसमें बन सकते हैं? तो इसमें 8 रेशमिक मिक्सचर बनेंगे। एक रेशमिक मिक्सचर का मतलब 2 आइसोमर्स, 16 है ना, तो टोटल 8। तो रेशमिक मिक्सचर भी हो सकता है यार, पूछ दिया जाए तो रेशमिक मिक्सचर कितने बन सकते हैं इसमें? तो टोटल 8 रेशमिक मिक्सचर फॉर्म हो सकते हैं। इस वाले में आ जाओ यार, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है, अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, बता दो तुम लोग। देखो यार MeCH डबल बॉन्ड C, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल तो यार दिख ही रहा होगा। इधर से चलो यार, इधर से चलो। पहले तो यार कायरल सेंटर देख लो, बहुत ईजी होता है देखना, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 कॉन्सिक्यूटिव डबल बॉन्ड HMe, यहाँ पे H के साथ ये ग्रुप लगा है, यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। GI तो पॉसिबल है नहीं, इवन नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस तरह से यदि मैं देखूँ तो ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया, 2 3 और एक ये 4, 2 का पावर 4, कितना हो गया? अगेन 16 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल इन दिस केस। समझे? तो इस तरह से यार स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना आए तो उम्मीद है कि आप लोग यार कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब हमारा कुछ और चीज़ें बच जाती है इसमें, तो वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अभी के लिए आप लोगों की छुट्टी, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।